नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मौसम चुनाव का है और हर तरफ चुनावी बातें हो रही है। 1 जून तक वोटिंग होगी और फिर 4 जून को काउंटिंग होगी। इस बार 18 बार अपने देश भारत में यह लोकसभा का चुनाव हो रहा है। वोट डाले जा रहे हैं, मगर इस 18 बार के होने वाले लोकसभा चुनाव का इतिहास क्या है? देश में पहली बार चुनाव कैसे हुआ था? कितने दिनों तक हुआ था? देश में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? पहले चुनाव में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई वाली अखिल भारतीय कांग्रेस का मुकाबला किया था? ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर, ये उस जमाने में जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसमें अब कितना बदलाव आया? क्या कहता है इतिहास? चुनाव में कितना खर्च बढ़ा है? पहले चुनाव में कितना खर्च आता था? पहली बार जब वोट पोलिंग की तब किस तरह से हुई थी? क्या आप यकीन करेंगे, इस देश में जब पहली बार चुनाव हुआ था तब उस समय लोगों ने कोरे कागज पर अपना वोट डाला था, मगर उसका भी एक तरीका था। तो पूरी चुनावी कहानियां और इस चुनाव को लेकर बीच बीच में खासकर ईवीएम को लेकर आवाज उठी। इससे पहले जो बूथ कैप्चरिंग को लेकर जो धांधली होती थी, हंगामा होता था, कैसे क्राइम लूटपाट होता था, पूरी चुनाव को लूटने की वह सब पूरी कहानियां आपके सामने है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का एक अपना संविधान बना और 26 जनवरी 1950 से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इस देश में पहली बार इलेक्शन कमीशन का जन्म हुआ था, यानी कि जो अपना निर्वाचन आयोग है। लेकिन तब इलेक्शन कमीशन में एक ही आयुक्त हुआ करते थे, यानी एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। जो इस देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे उनका नाम सुकुमार सेन था। बाद में जो इलेक्शन कमिश्नर थी उनकी तादाद बढ़ी। 89 में पहली बार हुआ था जब 16 अक्टूबर 1989 में एक के बजाय 2 और कमिश्नर को शामिल किया गया। इसके बाद यह परंपरा आज तक चली आ रही है। एक इलेक्शन कमिश्नर मेन होते हैं, बाकी जो 2 आयुक्त होते हैं वह उनके अंदर में काम करते हैं, यानी 3 लोगों की यह पूरी कमेटी होती है जो यह देश के राष्ट्रपति, इनके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारे चुनाव करवाते हैं। या यूं कहें, इन सारी चुनावों को करवाने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। तो 26 जनवरी को संविधान बना और 25 जनवरी को लोकसभा का गठन। सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। सुकुमार सेन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने थे। बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली लाया गया था। पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मत पेटियां बनाई गई थी, जिसके लिए 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदान सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को उस समय अपना नाम बताने में झिझक होती थी। वह अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदान सूची में लिखा जाए, मगर इसका परिणाम ये हुआ करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव करवाने के लिए
56,000 लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। कुछ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियां पहुंचाने के लिए खास तौर पर पुलों का निर्माण किया गया था और हिंद महासागर के कुछ द्वीपों में मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोतों का इस्तेमाल किया गया था। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीने में 68 चरणों में यानी 1951 से 1952 तक 4 महीनों में 68 चरणों में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, लेकिन संसदीय क्षेत्र 401 यानी 401 ही थे। आपको बता दूं, 314 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुने जाने थे। 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक साथ 2 लोगों को सांसद चुना जाना था। इनमें से एक सामान्य वर्ग से तो दूसरा सांसद SC और ST समुदाय से चुना गया था। एक संसदीय क्षेत्र नॉर्थ बंगाल तो ऐसा भी रहा जहां से 3 सांसद चुने गए थे। पहले आम चुनाव में कुल 1,874 उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाया था। मतदाता के लिए तब न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी। कुल 36 करोड़ आबादी में करीब 17.3 करोड़ मतदाता थे। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस के अलावा श्रीपाद अमृत डोंगे जी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी बना, आचार्य नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी की अगुवाई वाली सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य कृपलानी जी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा पार्टी समेत कुल 53 छोटे बड़े दल मैदान में थे। इस पहले आम चुनाव में कुल 45.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने इन चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की थी। फूलपुर लोकसभा सीट से नेहरू जी ने विशाल अंतर से जीत हासिल की थी। साधारण बहुमत के लिए 245 सीटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने कुल 489 सीटों में से 364 पर अपना परचम लहराया था। दूसरे नंबर पर CPI रही, जिसके खाते में 16 सीट आई थी। 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 9, हिंदू महासभा ने 4 और भारतीय जनसंघ एवं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पहले आम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर करीब 45% रहा और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर निर्दलियों का रहा, जिन्हें कुल 16% वोट मिले थे। सोशलिस्ट पार्टी को 10.59, CPI को 3.29 और भारतीय जनसंघ को 3.06% वोट मिले थे। चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी थी। देश के पहले ही आम चुनाव में कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा था। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट पर कभी अपने ही सहयोगी रहे NS कारजलकर जी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। अंबेडकर जी के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी के कद्दावर नेता आचार्य कृपलानी जी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। देश के पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा 2 ऐसे नेता भी चुनाव जीते थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये थे गुलजारी लाल नंदा जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। मगर हमारे देश में जब पहला चुनाव हो रहा था, वोट डाले जा रहे थे, तो उस समय वोट डालने की प्रक्रिया कैसी थी,
कैसे लोगों ने अपना वोट, अपना मत दिया था। अभी तो हम लोग ईवीएम के द्वारा वोट करते हैं, तो आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। 1952 में पहला चुनाव हुआ था। उस दौरान 1 या 2 प्रत्याशी होते थे। उनके समर्थकों को प्रत्याशियों के रंग का डब्बा बता दिया जाता था, यानी जो वोट डालने का बक्सा होता था उसे लाल, पीला या नीला, जितने प्रत्याशी होते थे उतना मतपेटी होता था। चूंकि उस समय ना के बराबर लोग पढ़े लिखे थे, तो वो प्रत्याशी का नाम पढ़ तो नहीं सकते थे, इसलिए मतपेटियों को ही अलग अलग रंग से रंगा गया था। जैसे अगर कांग्रेस को वोट देना है तो उसका पेटी का रंग लाल, बीजेपी को वोट करना है तो पीला। हालांकि बीजेपी उस वक्त चुनाव नहीं लड़ रही थी, जनसंघ पार्टी थी। अब मतदाता को कोरा कागज दिया जाता था और उन्हें जिस पार्टी को वोट करना होता वह उस पार्टी के बॉक्स में कोरा कागज डाल देते थे। जब काउंटिंग होती थी, जिसके बॉक्स से जितना ज्यादा कोरा कागज निकलता था उसकी जीत होती थी। उसके बाद 1957 में जब दूसरी बार चुनाव होने लगी तो थोड़ा बदलाव हुआ। इस चुनाव में लकड़ी के डब्बों पर प्रत्याशियों का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा जाने लगा। प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित वाले डब्बों में कोरा कागज डालकर ही तकदीर का फैसला मतदाता करते थे। तो ज्यादा दिनों तक यह भी नहीं चली। 1962 में जब फिर चुनाव हुआ तो फिर बदलाव हुआ। मतदान प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव देश के तीसरे विधानसभा चुनाव में ही हुआ था। 1962 में निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका था। मतदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। इस चुनाव में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह वाले बैलेट पेपर दिए जाने लगे। इन पर मुहर लगाने की शुरुआत हुई, यानी आपको जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट करना है उसके नाम, उसके चुनाव चिन्ह के बगल में मुहर लगाने पड़ते थे। और यह प्रक्रिया 40 वर्ष तक चली। उसके बाद आई ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारे देश में ईवीएम के जरिए जो चुनाव की शुरुआत हुई थी वह केरल से हुई थी और तारीख थी 19 मई 1982। केरल के परूर विधानसभा के कुछ बूथ पर ट्रायल के तौर पर कुछ ईवीएम मशीन की इस्तेमाल की गई थी और उसके बाद उसका नतीजा डिक्लेयर किया गया था। मगर कुछ लोगों को इस नतीजे से नाराजगी थी और वे लोग कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि ईवीएम से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि भारत में तो बैलेट पेपर और मत पत्रों या पेटियों के द्वारा चुनाव कराया जाता है, तो ईवीएम को हम नहीं स्वीकार करते हैं। और यह मामला कोर्ट में पहुंचा। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि जो चुनाव आयोग है उनके चुनावी प्रक्रिया में कहीं भी यह कानून ही है ही नहीं कि ईवीएम से चुनाव करवाया जा सकता हो। तो फिर यह चुनाव में ईवीएम का उपयोग कैसे हुआ, इसलिए यह चुनाव रद्द की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही या गलत नहीं कहा था, ईवीएम पे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया था, मगर इतना कहा था कि ईवीएम से चुनाव करवाने की कोई कानून है ही नहीं, इसलिए यह चुनाव को रद्द करना पड़ेगा और जीते हुए उम्मीदवार को वैध नहीं माना गया। इसके बाद पार्लियामेंट में दिसंबर 1988 में एक कानून बना जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसमें धारा 16A को जोड़कर चुनाव आयोग को एक तरह से यह अधिकार दे दिया गया कि चुनाव आयोग अब चाहे तो ईवीएम का इस्तेमाल कर सकता है। और तब पहली बार कानून बनकर चुनाव आयोग के पास यह अधिकार आया कि वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मार्च 1989 वो पहली तारीख थी जब इस देश में ईवीएम मशीन को
कानूनी मान्यता मिल गई और फिर इसके बाद छोटे छोटे कई जगह पे चुनावी ट्रायल और आखिर में 2004 के लोकसभा के चुनाव में जब देश में हुआ तो पहली बार पूरे देश में इस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ, यानी ईवीएम मशीन से चुनाव करवाया गया। करीब 11.25 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल पूरे देश के चुनाव करवाने के लिए उपयोग में लाया गया था। 1952 के चुनाव में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना होती थी। इसमें 15 दिन लगते थे। 1962 के चुनाव के बाद मतगणना 24 घंटे होने लगी, मगर इसमें भी 2 से 5 दिन नतीजे आने में लगते थे। मगर अब ईवीएम से वोट होता है और अब 4 से 5 घंटे में ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ही नहीं बल्कि सरकार बनाने की वो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये जो ईवीएम मशीन है इसकी खासियत बहुत है, हालांकि बीच बीच में इसको लेकर सवाल भी बहुत उठते हैं। ईवीएम मशीन जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उस ईवीएम मशीन में एक साथ 64 यानी 64 उम्मीदवारों का वोट कराया जा सकता है। वहीं अगर 65 उम्मीदवार हो जाए तो ईवीएम मशीन काम नहीं करेगा, मतलब 64 से ज्यादा का डाटा उसमें दर्ज ही नहीं हो सकता है। दूसरा यह है कि एक ईवीएम मशीन से सिर्फ 3840 वोट ही दर्ज हो सकते हैं। 3841 वोट उसमें पढ़ ही नहीं सकता है। एक ईवीएम मशीन के कुल 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है बैलेट यूनिट और तीसरा होता है वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में होता है, यानी उसके बगल में होता है और वह वहीं से सिग्नल देते हैं। जब हम वोट करने जाते हैं तो बैलेट यूनिट पर ग्रीन सिग्नल मिलता है, फिर हम जिसे वोट करना चाहें उसे वोट करते हैं और एक वोट करने के बाद फिर जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सिग्नल नहीं देते तब तक कोई भी दोबारा वोट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल बैलेट यूनिट में जलेगा ही नहीं। तीसरा वीवीपैट जो है उसको आप देखकर आप अपना डाउट्स को मिटा सकते हैं, जैसे कि आपने किसको वोट किया है वह सही जगह पे पड़ा है कि नहीं, क्योंकि आप जिसे वोट करते हैं उस पार्टी के चुनाव चिन्ह उसमें एक पर्ची के माध्यम से दिखाई देता है। अब एक ईवीएम सेट जिसमें 3 यूनिट आते हैं इसकी कीमत 33,700 रुपये होती है। इसमें बैलेट यूनिट की कीमत 7,900, कंट्रोल यूनिट की कीमत 9,800 और वीवीपैट की कीमत 16,000 रुपये होती है। जहां तक चुनाव के खर्च की बात की जाए तो जब अपने देश में पहली बार चुनाव हुआ था तो उस समय एक वोट की कीमत मात्र 60 पैसे पड़ी थी। बाद में यह बढ़कर 2009 में 12 रुपए तक गया था। 2014 में यह खर्च बढ़कर 42 रुपीज यानी 42 रुपया हो गया। इसके बाद 2019 में यह खर्च बढ़कर एक वोट का खर्च 72 रुपये तक आ गया। तो 1952 में 60 पैसे, 2009 में 12 रुपये, 2014 में 42 रुपये और 2019 में यह 72 रुपये तक हो गया। और अगर अब पूरे चुनाव का खर्चा निकालें जिसमें ईवीएम मशीन से लेकर सारा खर्च शामिल हो तो यह खर्च लगभग 5,331 करोड़ रुपया आता है। तो यह तो रहे चुनाव का खर्च, मगर इन सब के बावजूद ईवीएम पर सवाल उठता ही रहता है। 2009 में पहली बार खुद बीजेपी ने ही ईवीएम पर सवाल उठाया था। उनके लोकप्रिय नेता आडवाणी जी ने और सुब्रमण्यम स्वामी जो उस वक्त जनता पार्टी के लीडर थे उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। फिर 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब देश में बीजेपी की सरकार है
तो विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल सभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तो यह भी मतलब निकालते हैं कि जब जो पार्टी जीतती है उसे ईवीएम से कोई ऐतराज नहीं होता है, ईवीएम से इलेक्शन करवाना ठीक लगता है, और हार हो जाए तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।